हेलो दोस्तों, विद्या क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हिस्ट्री का वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में इससे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। 4 से 5 ऑब्जेक्टिव, और उस चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। चैप्टर का नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आप लोग पढ़े होंगे, देखिए ऑब्जेक्टिव बना के देखिए कितना ऑब्जेक्टिव आप लोगों से बनता है। देखिए वो पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। यानी प्रश्न है कि फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। ऑप्शन है हैब्सबर्ग, आलिया वंश, बुर्बो वंश या जारशाही। बताइए, इसका जो आंसर होगा वो राइट आंसर होगा बुर्बो वंश। कौन वंश होगा? बुर्बो वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। नेपोलियन संहिता बाबू लागू किया था नेपोलियन बोनापार्ट। कौन लागू किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। कौन लागू किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। कब लागू किए थे? 1804 में। कब लागू किए थे? 1804 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वियना सम्मेलन, यानी कांग्रेस का वियना सम्मेलन बोलिए या वियना कांग्रेस बोलिए, दोनों सेम है। इसका अध्यक्ष कौन थे? तो अब इसका अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? नेपोलियन बोनापार्ट थे, कि लुई 18वां था, कि चार्ल्स दसम था, कि मेटरनिक था। तो इसका राइट आंसर होगा बाबू मेटरनिक। कौन होगा? मेटरनिक। मेटरनिक जो था वो घोर प्रतिक्रियावादी नेता था, और वियना सम्मेलन की जो स्थापना हुआ था वो 1815 में हुआ था। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? अगला क्वेश्चन है बाबू कि मेटरनिक कौन था। जो मेटरनिक जो था, क्या ऑस्ट्रिया का चांसलर था, कि फ्रांस का सम्राट था, या रूस का जार था, या प्रसा का चांसलर था। तो बोलिए अब इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसका है? आपसे प्रश्न आए मैट्रिक एग्जाम में कि बताइए किसने कहा था फ्रांस सीखता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन बाबू ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक का था। किसका था? मेटरनिक का था। राइट। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? आपको पहले ही बताएं, नेपोलियन संहिता 1804 में लागू हुआ। और अगला क्वेश्चन आपका है कि नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे। तो नेपोलियन कोड में बाबू सिंपल से बोलिएगा कि 5 कोड था। कितना कोड था? 5 कोड था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रोमानीवाद क्या था। अगला क्वेश्चन आपका है कि रोमानीवाद क्या था। इसका ऑप्शन फर्स्ट में है, एक राजनीतिक आंदोलन, एक सांस्कृतिक आंदोलन, एक आर्थिक क्रांति, या एक धार्मिक क्रांति। जो इसका आंसर जो राइट होगा वो आपका होगा एक सांस्कृतिक आंदोलन था। रोमानीवाद जो था ये क्या था? सांस्कृतिक आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग वीडियो में लास्ट से लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि ये सेक्शन जो है बहुत ही प्यारा सा है और आपके एग्जाम की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव आपके सामने लेकर आए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, इटली जर्मनी वर्तमान किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली और जर्मनी जो है वो किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो यूरोप होगा। कौन होगा? यूरोप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का जन्म किस घटना से माना जाता है। राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है, अवधारणा का जो जन्म हुआ वो किस घटना से है? किस घटना से माना जाता है? पुनः जागरण से, धर्म सुधार आंदोलन से, कि गौरवपूर्ण क्रांति से, कि फ्रांसीसी क्रांति से। तो बाबू राष्ट्रवाद की जो उत्पत्ति हुआ था वह पुनः जागरण से हुआ था, और पुनः जागरण की शुरुआत जो हुआ था वह 15वीं 16वीं शताब्दी में शुरू हुआ था।
और इसकी शुरुआत जो हुआ था वो इटली से हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है वियना कांग्रेस कब हुआ था? यहाँ पे वाव छुटा हुआ है, वियना कांग्रेस का गठन यानी कि स्थापना। क्वेश्चन यहाँ पे छुटा हुआ है कि वियना कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो आपको पहला ही मैंने ऊपर बताया कि वियना कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? मेटरनिक। और इसकी स्थापना कब हुआ? 1815 में। और इसका स्थापना कहाँ हुआ था? आप बताइए, चैट सेक्शन में लिख के भेजिएगा कि वियना कांग्रेस का गठन क्यों हुआ था। आप लोग इसका आंसर जरूर बताइएगा। 1830 का अगला क्वेश्चन है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस शासन स्थापित हुआ? अगला क्वेश्चन है कि 1830 क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो इसका जो स्थापना जो हुआ, क्या ऑप्शन फर्स्ट बोलता है संघीय शासन व्यवस्था, संघात्मक राजतंत्र, या निरंकुश राजतंत्र, या गणराज? बताइए फटाफट। इसका जो राइट आंसर होगा बाबू वो क्या होगा? निरंकुश राजतंत्र। इसका जो राइट आंसर क्या होगा? निरंकुश राजतंत्र। अगला क्वेश्चन है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन जो क्वेश्चन जो है वो किस वर्ष पारित हुआ? तो 1807 में। कब पारित हुआ? 1807 में। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का जो संस्थापक है वह मेजनी है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1834 में। कौन किया था? मेजनी। इसमें यूरोप महादेश के यंग युवाओं को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है इटली का एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है, ये अक्सर बाबू एग्जाम में पूछता है कि इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? तो इसका जो मसीहा बाबू वो हमारे मेजनी साहब को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मेजनी साहब को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? अगला क्वेश्चन है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसका राइट आंसर होगा बाबू कार्बोनरी। और इसके सदस्यता कब ग्रहण किए थे? 1820 में। कब किए थे? 1820 में। यह क्वेश्चन मैट्रिक में आता है और अक्सर पूछा हुआ क्वेश्चन है। नहीं विश्वास है तो आप क्वेश्चन बैंक में जाकर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? आप लोग पढ़े होंगे, जब आप लोग चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो उससे मैं आपके गुरु जी बताए होंगे कि किसने बाबू कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया था। तो आप लोग पढ़े होंगे क्रीमिया का युद्ध हुआ था 1854 में। यह युद्ध जो हुआ था फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था। इसमें काउंट काबूर जबरदस्ती एंट्री मारकर फ्रांस का साथ दिए और वह सम्मेलन हो रहा था पेरिस में, शांति सम्मेलन, उसमें भाग लेकर काउंट काबूर ने क्या किया? इटली की समस्या को विश्व के सामने रख दिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? काउंट काबूर। अगला क्वेश्चन है यंग इटली का स्थापना यंग इटली की संस्थापक कौन थे? तो यंग इटली के संस्थापक थे मेजनी। कौन थे? मेजनी। कब हुआ था? 1831 में। राइट। अगला क्वेश्चन क्या है लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती का गठन किया था कौन किया था? तो गैरीवाल्डी ने किया था। कौन किया था? गैरीवाल्डी ने किया था। अगला क्वेश्चन है काबूर कौन था? अभी जस्ट बताएं। काउंट काबूर जो था कौन था? तो एक कूटनीतिज्ञ भी थे और साथ ही साथ क्या थे? इटली का प्रधानमंत्री। क्या थे? इटली का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन होगा? मेजनी होगा। कौन होगा? मेजनी। गैरीवाल्डी पेशे से क्या थे? ये मेरे भैया ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है, हर एक एग्जाम में हर एक साल लगभग पूछ देता है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था।
तो गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो एक बाबू नाविक था। क्या था? नाविक था। नाविक मतलब होता है नाव चलाने वाला। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा। जरूरी नहीं रोशनी चरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं बाबू कि रोशनी जो होता है वो चिराग यानी कि बाल बच्चे से ही होता है। रोशनी से बाबू वो शिक्षा से भी घर में रोशन बढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांट काबूर ने विक्टर इमैनुअल को किस पद पर बनाया? कांट काबूर को विक्टर इमैनुअल जो था किस पद पर नियुक्त किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा बाबू वो प्रधानमंत्री होगा। किधर है? यहाँ है बाबू प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है? काउंट कबूर का, मेजनी का, या गैरिबाल्डी का, या बिस्मार्क का? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बिस्मार्क होगा। क्या होगा? बिस्मार्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो विलियम प्रथम जो था वो प्रसा का शासक था। कहाँ का शासक था? प्रसा का शासक था। अगला क्वेश्चन क्या है, सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? सीडान का युद्ध हुआ था बाबा 1870 में। कब हुआ था? 1870 में। किससे किसके बीच हुआ था? प्रसा और फ्रांस के बीच। यानी कि कब किससे किसके बीच हुआ था? प्रसा और फ्रांस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित हुए? ये बिस्मार्क ऑस्ट्रिया का नहीं बाबू, प्रसा का चांसलर था जो हीगल के विचारों से प्रभावित हुआ। हीगल कौन थे? तो हीगल एक दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में निम्न में से कौन विरोध में खड़ा था? यानी कि इटली और जर्मनी के एकीकरण हो रहा था, एकीकरण करने में कौन बाधा उत्पन्न कर रहा था? तो बाधा उत्पन्न कर रहा था ऑस्ट्रिया। कौन? ऑस्ट्रिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया? आपका अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन बोनापार्ट जो थे जर्मनी में किस संघ की स्थापना किए? तो इसका जो राइट आंसर होगा राइन संघ। क्या किए थे? 1806 में। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा बाबू सीडन। कब हुआ था? 1870 में। अगला क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक देखते रहिएगा, बड़ा मजेदार बाबू ऑब्जेक्टिव है। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871 में। कब हुआ? 1871 में। अगला क्वेश्चन क्या है, जालवेरिन एक संस्था थी, तो किसकी संस्था थी? तो व्यापारियों की थी। इसका स्थापना कब हुआ था? 1834 में। कौन किया था? सब व्यापारी मिलके। काहे किया था? ताकि व्यापारियों की स्थिति में सुधार हो। सिडावा का युद्ध में किसकी पराजय हुई? सिडावा का जो युद्ध हुआ, सिडावा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? जल्दी जल्दी फटाफट बताइए। सिडावा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? बोलिए, सिडावा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो पराजय हुई किसकी? ऑस्ट्रिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था। क्या था? कूटनीतिज्ञ था। अगला क्वेश्चन क्या है, हीगल कौन था? हीगल एक दार्शनिक था, पहले ही आपको बताएं। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो युद्ध जो हुआ था वह हुआ था सेडन में। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो अब इसका जो राइट आंसर होगा वो फ्रैंकफर्ट की संधि। जो राइट आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन क्या है, सेल्सबर्ग और हॉलस्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जर्मनी। और इसको वो अपनाने के लिए प्रसा और डेनमार्क
के बीच युद्ध हुआ था कब? 1864 में। इसका राइट आंसर क्या होगा? जर्मनी के एकीकरण। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मनी राइन राज्य या राइन संघ की स्थापना कौन किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट। अगला क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? यह भी अक्सर क्वेश्चन पूछता है, रक्त एवं लौह की नीति किसने अवलंबन के मतलब होता है किसने अपनाया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो कौन होगा? बिस्मार्क होगा। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ? अभी जस्ट बताएं कि फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1871। सेडान का युद्ध कब हुआ? अभी जस्ट बताएं, सेडान का युद्ध कब हुआ? 1870 में। 1870 में। जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था? तो मेजनी था। अगला क्या है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रैंकफर्ट की संधि। कौन सा संधि? फ्रैंकफर्ट के संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका राइट आंसर होगा मेजनी। इसका राइट आंसर क्या होगा? मेजनी। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज जवाब कहा जाता है तुर्की को, और एशिया का मरीज चीन को। अगला क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? क्वेश्चन है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? यूनान होगा। अगला क्वेश्चन है, 1829 की एंड्रियोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी? अगला जो क्वेश्चन है वो एंड्रियोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी? बताइए फटाफट, बताइए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? यूनान होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की राजधानी कहाँ? बुडापेस्ट। और इसकी बाबू जो भाषा क्या थी? इसकी भाषा जो थी वो मैंग्यार थी। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की? लास्ट क्वेश्चन है बाबू, इसका बताइए कि यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की? ऑप्शन है हैदर अली, टीपू सुल्तान, या सफदरजंग, या शिवाजी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? शिवाजी। इसका राइट आंसर जो होगा शिवाजी। आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास सभी को इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।